नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं राघव वैल्यू इन्वेस्टिंग में। आज हमें फिर से डिस्कशन करना है येस बैंक का। कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब येस बैंक ने ₹5.5 का लो बनाया था और अब वो ₹32 के ऊपर है, यानी कि अपने ऑल टाइम लो से वो करीब करीब 6 गुना मल्टीप्लाई कर चुका है। 12-13 रुपीज़ के आसपास सबसे पहली बार मैंने उसको वीडियोस बनाए थे और अपने इन्वेस्टमेंट का प्रूफ भी आपके साथ शेयर किया था। अगर मैं अपने उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट से देखूं तो वहाँ से भी 2.5 टाइम से ज़्यादा ये स्टॉक मल्टीप्लाई हो चुका है और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि ये 3 गुना मेरे ओरिजिनल परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब येस बैंक के बारे में जब भी हम डिस्कशन करेंगे या जब भी हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि एज एन इन्वेस्टर क्या हम उसमें अब कोई फ्रेश बाइंग कॉल ले सकते हैं या अगर हमारे पास ऑलरेडी येस बैंक के शेयर्स हैं तो हम उन्हें होल्ड कर सकते हैं या यहाँ से येस बैंक में प्रॉफिट बुक करके अब बाहर हो जाना चाहिए। येस बैंक ने काफ़ी ज़्यादा रनअप अपने लो से ले लिया है। तो जब भी हम ये डिस्कशन शुरू करेंगे तो इस इंफॉर्मेशन को 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। एक होगी यूजफुल इन्फॉर्मेशन और एक होगी यूजलेस इन्फॉर्मेशन। यूजफुल और यूजलेस इन्फॉर्मेशन को देखने का हर इन्वेस्टर का अपना नज़रिया होगा। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और सिर्फ मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग में ही बिलीव करता हूं। मेरे हिसाब से किसी भी स्टॉक में जिसमें 20% 30% के बढ़ने की उम्मीद हो, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं जिनमें कम से कम 10 गुना या 20 गुना ऊपर जाने का पोटेंशियल होना चाहिए। यही सोच के मैंने येस बैंक में इन्वेस्ट करा था। तो येस बैंक में इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते समय मेरी क्या इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी थी और आज जब येस बैंक 32 रुपीज़ के ऊपर हो चुका है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ये बात ध्यान रखिएगा, ना तो मैं येस बैंक का प्रमोटर हूँ, ना ओनर हूँ, ना येस बैंक कोई मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है या मेरा कोई पर्सनल एसेट है जिसमें मैं किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट एडवाइस देने की कोई भी कैपेसिटी रखता हूँ। येस बैंक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड एक कंपनी है और सभी इन्वेस्टर पूरी तरीके से फ्री हैं कि अपनी फ्री विल के हिसाब से वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरे हर बात को आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से समझने की कोशिश करिएगा और बिल्कुल भी उसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझने की भारी गलती मत करिएगा। एक बात और, अगर आप मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कब मैं कौन से मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं और उनकी केस स्टडी से आप भी समझना चाहते हैं कि कैसे रियल टाइम में मल्टी बैगर स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है, खासतौर से वो कंपनीज, वो सेक्टर्स जो कि आने वाले समय में कम से कम 10-20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो मेरी मल्टी बैगर वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अपनी मल्टी बैगर वर्कशॉप में मैं किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस या टिप नहीं देता हूं। तो अब आते हैं येस बैंक की यूजफुल और यूजलेस इन्फॉर्मेशन पे। सबसे पहले हम यूजलेस इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि कौन सी बातों पे हमको ध्यान नहीं देना है या कम से कम वो बातें जिन पे मैं ध्यान नहीं देता जब मैं येस बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था या आज जब येस बैंक का शेयर इतना मल्टीप्लाई कर चुका है तो भी वो कौन सी बातें जिनके ऊपर आज भी मैं पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स। हम सबको पता है कि येस बैंक काफी सारी प्रॉब्लम से निकला है और वहां पे सीवियर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज रहे हैं। स्कैम के रूप में येस बैंक का पूरा खुलासा हम इन्वेस्टर्स के सामने आया था। ये स्कैम इतना बड़ा था कि येस बैंक की मार्केट कैप बहुत तेजी से क्रैश हुई थी और इसके प्रोमोटर्स तक को जेल जाना पड़ा था। उसके बाद येस बैंक को पूरी तरीके से आरबीआई ने अपने कंट्रोल में लिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें मेजर शेयर होल्डिंग खरीद करके इसको कंट्रोल करना और इसको गवर्न करना शुरू करा। यानी कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे वो खत्म हुए, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज रहे थे उनकी जो साइड इफेक्ट्स थे या आफ्टर इफेक्ट्स थे वो काफी समय तक कंटिन्यूड थे और शायद आज भी वो कंटिन्यूड हैं। धीरे धीरे येस बैंक का मैनेजमेंट उन सारे इश्यूज को सॉल्व करता जा रहा है, उनसे आगे बढ़ रहे हैं, बट जो चैलेंजेस सामने हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे और विद टाइम ये चैलेंजेस भी रिजॉल्व होंगे। एज एन इन्वेस्टर मुझे लगता है कि मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं सोच सकता, ना ही समझ सकता हूं कि किस तरीके से मैनेजमेंट इन सारी प्रॉब्लम से आगे बढ़ेगा। जो डे टू डे चैलेंजेस आते हैं बिजनेस के या पास्ट एक्टिविटीज के, धीरे धीरे उन बातों को सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, ना ही इसके बेस पे हम कोई भी इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि इसमें पास्ट और प्रेजेंट पूरी तरीके से मिक्स्ड है। दूसरी यूजलेस इन्फॉर्मेशन आती है येस बैंक फेस करना। अब येस बैंक जब हमको पता है कि उसमें मिलियंस एंड बिलियन रुपीस के घोटाले हुए हैं तो फिर कहां से हम उसकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज को ट्रेड कर सकते हैं और कैसे उस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड पार्टली यूजलेस इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी बैलेंस शीट और उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के वो हिस्से जहां पे उसके एनपीएस कंसिडर किए जाते हैं। अब जब येस बैंक की पूरी प्रॉब्लम ही उसके बैड लोन बुक की वजह से रही है और जिसके वेरियस स्टेप्स येस बैंक के मैनेजमेंट ने लिए हैं बहुत अलग अलग तरीके से उस पूरी डिस्ट्रेस्ड लोन बुक को सॉर्ट आउट करने के, तो हम आज भी सिर्फ 2-3 साल के बाद येस बैंक के एनपीएस को बहुत बारीकी से असेस नहीं कर सकते। अब हम आते हैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन की तरफ। कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है अगर हम येस बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आएगा स्कोप ऑफ ग्रोथ, यानी कि येस बैंक यहां से कितना ग्रो कर सकता है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर को एज अ होल देखें तो इंडियन इकोनॉमी ने अभी सिर्फ उठना शुरू किया है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ ही सालों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बन जाएगा।
तो ऐसे में जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन की, तो ये इकोनॉमिक एक्सपेंशन बिना बैंक्स के तो पॉसिबल ही नहीं है। जब बैंक्स इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन का पूरी तरीके से एक पार्ट बनेंगे और ये सारा पैसा बैंकों के थ्रू रूट होगा, तभी हमारी इकोनॉमी भी एक्सपैंड कर सकती है और एक मीनिंगफुल जीडीपी ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं। इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए येस बैंक जैसे मिड साइज बैंक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। जो लार्ज साइज बैंक्स हैं उनके सामने चैलेंज होता है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को मेंटेन करना और धीरे धीरे इस बिजनेस को आगे लेके जाना। जो भी बिजनेस वो अब तक अचीव कर चुके हैं कहीं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स ना हो, बट सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है मिड साइज बैंक्स के सामने। मिड साइज बैंक जनरली एग्रेसिव बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं और अपने बिजनेस को कई गुना आगे ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी एक लार्ज बैंक का स्टेटस अचीव कर सकें। और जहां तक येस बैंक का सवाल है तो येस बैंक भी इस एग्रेसिवनेस में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। तो अगर पहले यूजफुल पॉइंट की बात करी जाए यानी कि स्कोप ऑफ ग्रोथ, तो येस बैंक के सामने बाकी बैंक्स की तरह एक अनलिमिटेड स्कोप ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि बैंकिंग की प्रोग्रेस अनलिमिटेड रहेगी। दूसरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन या यूजफुल पॉइंट रहेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात पूरे वीडियो में मैंने कई बार रिपीट करी है। जो भी येस बैंक की प्रॉब्लम हुई है, जो एक बहुत बड़े स्टेटस से येस बैंक क्रैश होता हुआ इतने लो लेवल पे आ गया था, उसका सारा कारण था उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, यानी कि उसके जो प्रमोटर्स थे, जो मैनेजमेंट था, उन्होंने जी भर के घोटाले किए और उसकी वजह से सारा खामियाजा भुगतना पड़ा रिटेल इन्वेस्टर्स को। जब येस बैंक की स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट अपने हाई से 99% तक वाइप आउट हो गई थी। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज इस लेवल पे बार बार तो नहीं हो सकते, खास तौर से जब आप जितना भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू कर रहे थे वो सारा का सारा पब्लिक में आ चुका है, गवर्नमेंट उसका पूरी तरीके से नोट ले चुकी है, आरबीआई के डायरेक्टिव्स के अंडर वो बैंक काम कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उसके अंदर मेजर स्टेक है और होल्डिंग इस समय काफी हद तक आरबीआई और स्टेट बैंक मिलकर उसकी कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज तो अब हमारे लिए ये पास्ट की बात हो गई। अगर येस बैंक जैसा एक मिड साइज बैंक एग्रेसिवली ग्रो करने की कोशिश करता है और एक एबल और एफिशिएंट कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के अंडर काम करता है तो डेफिनेटली येस बैंक के सामने काफी ग्रोथ का पोटेंशियल है। थर्ड यूजफुल पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा कंपटीशन। येस बैंक क्योंकि एक मिड साइज बैंक है और मिड साइज सेगमेंट में बैंकिंग में काफी ज्यादा कंपटीशन है। ये बिल्कुल सही है कि बैंकिंग सेक्टर में एक अनलिमिटेड स्कोप ऑफ ग्रोथ है, बट जिस तरीके से बैंक्स आगे चलेंगे, अगर उनके अंदर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज नहीं होते तो भी इन्हें एक दूसरे से काफी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। जब एक दूसरे से दो कंपनीज एक ही सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करती है तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है उस सेक्टर में ओवरऑल प्रोग्रेस किस तरीके से चल रही है। जहां तक बैंकिंग का सवाल है, बैंकिंग में प्रोग्रेस काफी हद तक ऑटोमेटेड होती है। भारत की वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, साथ ही साथ हमारे विलेजेस का जिस तरीके से रैपिड अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, फाइनेंशियल अवेयरनेस और लिटरेसी बहुत तेजी से इंडियंस के बीच में बढ़ती चली जा रही है। इन सारे और इस तरह की बहुत से और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की वजह से काफी हद तक बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ ऑटोमेटिक है। तो कंपटीशन के साथ साथ हमें ऑटोमेटिक ग्रोथ का भी फायदा येस बैंक में दिखाई देगा। फोर्थ और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल पॉइंट ऑफ डिस्कशन आता है येस बैंक की मार्केट कैप। येस बैंक अभी भी एक मिड साइज बैंक है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की मार्केट कैप्स को देखें तो बैंकिंग सेक्टर की मार्केट कैप्स बाकी इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप से अलग होती हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जनरली थोड़ी सी एक्स्ट्रा मार्केट कैप कमांड करता है किसी भी क्राइटेरिया से। और बैंकिंग सेक्टर की मार्केट कैप्स के हिसाब से येस बैंक एक मिड साइज बैंक है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मिड साइज बैंक्स के सामने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी ग्रोथ की। अगर हम इन सारी बातों को एक साथ एनालाइज करें तो डेफिनेटली येस बैंक यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही टेम्पटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन दिखती है। बट किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते समय इन्वेस्टर का अपना व्यू पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि वो किस वजह से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ मेरा वीडियो देख करके या चार बातें और यूट्यूब पे सुन के आप येस बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप परेशान रहेंगे। बट अगर आपकी अपनी अच्छी रिसर्च होगी और आपका अपना व्यू पॉइंट सेक्टर और कंपनी को लेकर क्लियर होगा तो आप मीनिंगफुल और अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाएंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि येस बैंक की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में आप क्या सोचते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।